इस लेक्चर के एंड होने तक आई विल मेक श्योर कि आप इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर जान पाए एंड यू विल बी एबल टू गिव द आंसर। हम एक एक्टिविटी करेंगे जिसके लिए यू हैव अ रिवॉर्ड ऑल्सो, सो दैट इज हाउ आई विल मेक श्योर कि मेंस प्लस प्रीलिम्स आपका हो जाए विथ दिस लेक्चर इटसेल्फ। ठीक है, ओरिजिन के बारे में हमने समझ लिया, 1500 BCE में ये आए थे। इसके बाद ये आके कुछ लिटरेचर लिखते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड एक फर्टाइल लैंड पे आके क्यों बसते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। जो ऋग्वेदिक समय था उस समय ट्राइबल सोसाइटीज हुआ करती थी। ये जो पॉलिटिकल इनका स्ट्रक्चर है जो यहाँ पे आप पढ़ेंगे अभी, इट इज ऑल ट्राइबल इन नेचर। ये शब्द जो है ग्रामानी, ये आपको जानना चाहिए बिकॉज यूपीएससी बार बार ऐसे कुछ टर्म्स एंशिएंट इंडिया से उठा के पूछ रहा है। ये तो लिख लिया है आपने, तो एक बार हम एक कंपैरिजन देख लेते हैं। ये जो टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस टेबल को आप बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा। मैं चाहता हूं कि आप इन दो क्वेश्चंस को देखें। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ वैदिक सोसाइटी एंड रिलीजन, डू यू थिंक सम ऑफ द फीचर्स आर स्टिल प्रिवेलिंग इन इंडियन सोसाइटी। ये मेंस में पूछा गया था यूपीएससी के 2023 में। द नेक्स्ट ईयर 2024 में पूछा गया था ये दूसरा क्वेश्चन, व्हिच इज अंडरलाइन द चेंजेस इन द फील्ड ऑफ सोसाइटी एंड इकोनॉमी फ्रॉम द ऋग्वेदिक टू द लेटर वैदिक पीरियड। अब ये दोनों ही क्वेश्चंस आए हैं तमिलनाडु की जो हिस्ट्री बुक है उसके लेसन 3 से, व्हिच इज द वैदिक कल्चर, जो हम आज पढ़ने वाले हैं। इस लेक्चर के एंड होने तक आई विल मेक श्योर कि आप इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर जान पाए एंड यू विल बी एबल टू गिव द आंसर। हम एक एक्टिविटी करेंगे जिसके लिए यू हैव अ रिवॉर्ड ऑल्सो। इन सब के बारे में मैं एंड में बताऊंगा। अब ये तो है मेंस, व्हाट अबाउट प्रीलिम्स? क्योंकि आपको पता है कि व्हेन आई टीच यू अ लेक्चर आई मेक श्योर कि आपको पता हो अबाउट दैट टॉपिक अच्छे से। अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर अटेंड किया है, यू नो कि आपको पेपर और पेन लेके बैठना है क्योंकि मैं नोट्स लिखवाऊंगा एंड देन आई विल हेल्प यू प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो कहां पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस? तो कल अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे यू हैव टू गो टू फ्री क्लासेस। ठीक है, अरुणव दास, इफ यू सर्च प्लेटफॉर्म पे या ऐप पे, तो वहां पे आपको मिलेगा ये प्रोफाइल मेरा जहां पे फ्री क्लासेस है। ठीक है, दीज आर फ्री क्लासेस, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग फॉर दीज। तो वहां पे जाके यू विल सी कि PYQs क्लास 2 दैट इज वैदिक एज कल 5 बजे होने वाला है एंड आई विल कंडक्ट PYQs। एंड PYQs हम कैसे करेंगे? इफ यू अटेंडेड द प्रीवियस वन, जो ये प्री हिस्ट्री एंड इंडस वैली वाला है, तब आपको पता है। बट इफ यू हैव नॉट, लेट मी टेल यू हम क्या करते हैं। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेते हैं, नॉट जस्ट फ्रॉम यूपीएससी CSC, वो तो करते ही हैं, साथ ही CAPF CDS की भी जो क्वेश्चंस है फ्रॉम दिस टॉपिक हम उनको करेंगे एंड वी विल नॉट जस्ट सॉल्व इट, इसके साथ मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। एंड वी विल ऑल्सो डिकोड द माइंडसेट ऑफ यूपीएससी की यूपीएससी ने ये क्या पूछा है, क्यों पूछा है, इससे नेक्स्ट क्या पूछा जा सकता है, अगर डीपर लेवल पे जाके पूछे इसी टॉपिक से तो क्या पूछेंगे वो। ठीक है, एंड ऑल्सो वी विल ट्राई टू सी कि कोई हैक हम लगा सकते हैं क्या इसको आंसर करने के लिए, किसी क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। सो दैट इज हाउ आई विल मेक श्योर कि मेंस प्लस प्रीलिम्स आपका हो जाए विथ दिस लेक्चर इटसेल्फ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। नाउ व्हेन वी थिंक ऑफ द वैदिक कल्चर तो बहुत सारे थियोरीज इनमें आते हैं एंड लेट मी टेल यू, ये जो किताब हम पढ़ रहे हैं दैट इज तमिलनाडु की हिस्ट्री बुक, ये काफी पुरानी किताब है, 2007 में लिखी गई थी ये किताब। इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 2007, तो ऑलमोस्ट 19-20 ईयर्स होने को आए हैं अभी, राइट। तो इसमें कुछ चीजें आपको ऐसी मिलेंगी जो आज शायद आपको लगे कि ये तो गलत है, राइट। नाउ व्हाट इज दैट? द फर्स्ट थिंग दैट यू विल सी इज ओरिजिन, जो आर्यंस का ओरिजिन है उसके बारे में। नाउ ओरिजिन्स ऑफ आर्यंस के बारे में बहुत सारे थ्योरीज है। कोई बोलता है सेंट्रल एशिया से आए थे, कोई बोलता है कि आर्कटिक से आए थे, कोई बोलता है कि सदर्न रशिया से आए थे। बट आज ये माना जाता है, ऑल दीज थ्योरीज हैव बीन डिबंक्ड, एंड आज माना जाता है कि आर्यंस वेर एक्चुअली इंडिजिनियस पीपल, जो भारत के ही थे, ऐसा माना जाता है। बट बिकॉज हम इस किताब को पढ़ रहे हैं तो लेट्स सी कि इस किताब में क्या बताया गया है हमें। तो इस किताब में हमें यह बोला है कि इंडो आर्यंस आए थे यहां पे। ठीक है, दे आर नॉट इंडिजीनियस पीपल, ऐसा बोला गया है। एंड इट हैज बीन सेड कि ये आए थे यहां इंडिया में सदर्न रशिया से, बेसिकली माना जाता है बिकॉज मोस्ट ऑफ द हिस्टोरियंस एग्री विद दिस कि शायद इंडो आर्यंस आर फ्रॉम सदर्न रशिया, और ये यहां से इंडो ईरानियन रीजन से होके, जो हम पासेस के बारे में पहले लेक्चर में पढ़ा था, तो उन पासेस को क्रॉस करके ये फाइनली ये जो पंजाब का रीजन है एज यू कैन सी यहां पे आते हैं। ठीक है, कब आए थे? अराउंड 1500 BCE का समय था जब इंडो आर्यंस यहां पे आए, और आज भारत का जो नॉर्थ वेस्ट है विच इज पाकिस्तान एंड पंजाब वाला एरिया, वहां पे आके ये सबसे पहले सेटल होते हैं। बट अगेन लेट मी टेल यू, दीज आर सम थ्योरीज, प्रूफ कुछ भी नहीं हुआ है, एंड दैट इज व्हाई वी जस्ट हैव टू रीड इट एंड लेट इट बी। ठीक है, हम इस पे ज्यादा डिबेट नहीं करते हैं अभी, बिकॉज वी आर नॉट हिस्टोरियंस, जो किताब में है हम उसी को पढ़ रहे हैं। ओके, तो नाउ मैं चाहता हूं कि आप इसका नोट बनाए, लेकिन शायद ये बहुत छोटा है, सो आई विल जस्ट जूम दिस अ बिट ताकि आप इसके नोट्स बना पाए। थोड़ा टेढ़ा हो गया है, डोंट वरी। ओके,
तो नाउ 1 2 3 में बोलूंगा, उसके बाद आपको पॉज करना पड़ेगा ये वीडियो, एंड उसके बाद आपको ये नोट्स लिखने पड़ेंगे, ठीक है। सो 1 2 3 पॉज। आई होप आपने लिख लिया होगा ये जो भी है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, फ्री क्लासेस एंड पीवाईक्यूज। अब आते हैं वैदिक लिटरेचर पे। ओरिजिन के बारे में हमने समझ लिया, 1500 बीसी में ये आए थे। इसके बाद ये आके कुछ लिटरेचर लिखते हैं, ठीक है। ये जो टाइम पीरियड है ऋग्वेदिक पीरियड बोला जाता है इसको। ये ऋग्वेदिक इसलिए है क्योंकि सबसे पहला टेक्स्ट जो आर्यंस का है वो लिखा गया था इसी समय, ठीक है। इसको थोड़ा उठा देता हूं मैं, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, चलिए। तो विच वाज ऋग्वेद, इसी समय लिखा गया था, 1500 बीसी का समय था। उस समय लिखा गया था जब ये नॉर्थ वेस्ट की तरफ थे इंडिया में, पंजाब रीजन, उस रीजन में थे तब, ठीक है। अराउंड 1028 श्लोक्स लिखे गए हैं यहाँ पे, एंड ओनली बिकॉज ऑफ दिस टेक्स्ट ये टाइम पीरियड जो है इसको बोला जाता है ऋग्वेदिक टाइम, या बेसिकली अर्ली वैदिक पीरियड बोला जाता है, ठीक है। अब ये तो सबसे पहले हुआ, उसके बाद भी कुछ वेद लिखे गए। सो टू बी मोर स्पेसिफिक, इसके बाद 3 वेदों को लिखा गया। एंड आज आपको पता है कि वी हैव 4 वेद्स, है ना, 4 वेद है हमारे। तो क्या क्या लिखा गया था? यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद, ठीक है। अब इन सब का एक एक फंक्शन है। मतलब जो यजुर्वेद है उसमें कुछ रूल्स लिखे गए हैं, सैक्रिफाइस, जो सैक्रिफाइस करते हैं पूजा के समय, तो उनके रूल्स लिखे गए हैं, लेकिन ये सब इन द फॉर्म ऑफ हिम्स या श्लोक्स लिखे गए हैं। फिर आता है सामवेद। सामवेद जो है इसमें चैंट करने के बारे में बताया गया है कि जो मंत्र है उसको चैंट कैसे करते हैं, ठीक है। और यह भी माना जाता है काफी हद तक इंडियन म्यूजिक का जो ओरिजिन है वो सामवेद ही है। एंड देन कम्स द अथर्ववेद, जिसमें रिचुअल्स और डेली लाइफ कैसे कोई इंडो आर्यन जिएगा उसके बारे में लिखा गया है, ठीक है। एंड दीज आर ऑल्सो ऑल श्लोक्स, फाइन। अब देयर वेर सम अदर टेक्स्ट्स जिनको लिखा गया था इन द लेटर वैदिक पीरियड। ये 3 तो ऑफ कोर्स लेटर वैदिक पीरियड में ही लिखे गए थे, बट देयर आर आल्सो सम अदर टेक्स्ट जिनको लिखा गया था। उनमें से एक है ब्राह्मणास, ठीक है। प्रेयर्स एंड सेरेमनीज के बारे में यहां पे लिखा जाता है। एंड इट इज बेसिकली हर जो हमारा जो 4 वेद है, हर वेद का अपना अपना एक ब्राह्मणा होता है। व्हाट इज अ ब्राह्मणा? उसमें क्या अलग लिखा गया है? यहां पे सारे श्लोक्स लिखे गए हैं, पर ब्राह्मणास में क्या लिखा हुआ होता है? उसमें उसका प्रोसीजर लिखा गया होता है कि इसको कैसे करना है, व्हाई टू परफॉर्म, हाउ टू परफॉर्म। ये 2 चीजें ब्राह्मणास में लिखी होती है। फिर देयर आर समथिंग कॉल्ड अरण्यकास, ठीक है। हम उपनिषद में आएंगे, सबसे पहले अरण्यकास को समझते हैं। अरण्यकास आर बेसिकली फॉरेस्ट बुक्स, ठीक है। इसमें कुछ फॉरेस्ट के बारे में, मिस्टिसिज्म के बारे में लिखा हुआ होता है। एंड एंड में आता है उपनिषद, ठीक है। उपनिषद इज बेसिकली जहां पे आप देखते हैं कि फिलोसॉफिकल थॉट्स निकलते हैं, वहां पे इंट्रोस्पेक्शन ज्यादा होता है। यू लुक डीप इनसाइड यू टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लाइफ, द पर्पस ऑफ लाइफ, एंड यू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि रिलीजन क्यों ऐसा है। एंड बिकॉज ऑफ उपनिषद ओनली हम आगे चलकर देखेंगे कि कुछ अलग अलग रिलीजन्स आने लगते हैं, क्योंकि उपनिषद आपको सिखाते हैं कि आप क्वेश्चन करो। हर चीज को जस्ट बिकॉज किसी ने बोला है, किसी ने लिख दिया है, उसको मान लो, ये नहीं करना है। हर चीज को क्वेश्चन करना है। आपके मन में क्यूरियोसिटी जगाती है उपनिषद्स, ओके। सो दैट इज व्हाई उपनिषद्स आर देयर। देन आपको ये भी पता है अबाउट द एपिक्स, जैसे रामायण, महाभारत, इनके बारे में आपको पता है, ये सारे लेटर वैदिक पीरियड में लिखे गए थे, ओके। एंड इनके साथ और भी है, जैसे पुराण है हमारे बहुत सारे। ये सब मिलके हमारा जो वैदिक लिटरेचर है वो बनता है। इसमें से मेजॉरिटी ऑफ द लिटरेचर वाज रिटन इन द लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है। आप कंफ्यूज मत होइएगा, ऋग्वेद ही है जो ऋग्वेदिक पीरियड या अर्ली वैदिक पीरियड में लिखा गया था। एंड रेस्ट ऑफ द लिटरेचर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट प्रोमिनेंट आज आप देखते हैं, वो सारे ही लेटर वैदिक पीरियड में लिखे गए थे, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। नाउ इसको मैं रब कर देता हूं, एंड अभी आई विल वेट फॉर 1 2 3, आई विल से 1 2 3, फिर यू विल हैव टू पॉज द वीडियो एंड आप इसको लिख लेंगे, ठीक है। अगर बहुत छोटा लगे तो थोड़ा जूम इन कर लीजिएगा, यू विल बी एबल टू राइट, ठीक है। सो 1 2 3 एंड पॉज। सो आई होप आपने ये लिख लिया है। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं जो एकदम ऊपर लिखा गया है, दैट इज अबाउट वेदा, ठीक है। वेद मतलब क्या है, इसको एक बार समझ लेते हैं। वेद का मतलब होता है सुपीरियर नॉलेज, इसके ऊपर और कोई नॉलेज ही नहीं है, ठीक है। सबसे बेस्ट नॉलेज जो है उसको बोला जाता है वेद, ठीक है। और इसका जो रूट वर्ड है वो है विद। विद का मतलब है जानना किसी चीज को, उसी शब्द से आता है वेद शब्द, ओके। सो आई होप इसका मीनिंग आपको पता चल गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, जो है ऋग्वेदिक एज, जो 1500 बीसी से 1000 बीसी तक एग्जिस्ट करता था, ठीक है। इसके बाद लेटर वैदिक पीरियड आता है जिस पे हम जाएंगे, बट लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड ऋग्वेदिक पीरियड, जब ऋग्वेद को लिखा गया था या इसको कंपोज किया गया था राधा, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था कि लोग आए थे, एंड ये जो पंजाब और जो पाकिस्तान का आज का रीजन है, यहां पे वो सेटल हुए थे, इंडो आर्यंस, ऐसा हमने पढ़ा। नाउ ये जो एरिया है यहाँ पे इफ यू सी ग्रीनरी आपको दिख रही है, मतलब ये फर्टाइल है थोड़ा बहुत, है ना। अब क्योंकि फर्टाइल है तो लोग वहां पे आके बस जाते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड
एक फर्टाइल लैंड पे आके क्यों बसते हैं? लेट्स अंडरस्टैंड दिस। प्राइमरीली ऋग्वेदिक टाइम में ये जो लोग आए थे इंडो आर्यंस, ये एग्रीकल्चर नहीं करते थे, ठीक है? तो फिर क्यों इनको फर्टाइल लैंड चाहिए? बिकॉज ये पशुपालन करते थे, दे वेर ऑल पेस्टोरलिस्ट्स, ठीक है? तो इफ दे आर पेस्टोरलिस्ट्स तो इनको चाहिए ग्रीनरी, है ना? पशुपालन के लिए दे वांट ग्रीन ग्रास, तो इसलिए ऐसे ग्रीन जगह पे आके ये रुके हैं, ठीक है? अब हमें ये कैसे पता चल रहा है? क्योंकि इसका सोर्स है ऋग्वेद। ऋग्वेद में जो श्लोक लिखे गए हैं वहां पे बताया गया है कि ये जो रीजन है विच इज नोन एज द सप्त सिंधु रीजन, यहां पे आके वो बसे थे। नाउ व्हाट इज सप्त सिंधु रीजन? अगर आप अच्छे से देखें तो झेलम, इंडस, चिनाब, रवि, ब्यास एंड सतलुज, ये 6 रिवर्स है, 6 नदियां हैं। साथ ही एक और रिवर सरस्वती, जिसके बारे में आज वैसे हमें नहीं पता ज्यादा कुछ, इट इज सेड कि वो सूख गया है, ठीक है? तो ये सातों रिवर, सातों नदियां मिलकर सप्त सिंधु रीजन को बनाते हैं, जहां पे सबसे पहले इंडो आर्यंस आके सेटल होते हैं, ठीक है? सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अब मैं चाहूंगा कि आप इसको लिख ले, अगर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा जूम इन कर लेंगे और फिर लिखेंगे, ठीक है? सो 1 2 3 पॉज। आई होप लिख लिया होगा आपने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? तो जो ऋग्वेदिक समय था उस समय ट्राइबल सोसाइटीज हुआ करती थी। ये जो पॉलिटिकल इनका स्ट्रक्चर है जो यहाँ पे आप पढ़ेंगे अभी, इट इज ऑल ट्राइबल इन नेचर, ठीक है? सबसे पहले हम देखेंगे सबसे लोएस्ट लेवल को, उसके बाद धीरे धीरे ऊपर के लेवल्स तक जाएंगे। सबसे पहला जो लेवल है दैट इज एक फैमिली, जिसको कुल बोला जाता है, ठीक है? कुला या कुल, दैट इज द फैमिली। तो यहां पे द स्मॉलेस्ट यूनिट इज कुल। उसके बाद जो बहुत सारे कुल, जैसे फैमिली, उसके उस फैमिली के कुछ रिलेटिव्स होंगे, तो ये रिलेटिव्स एक साथ ही तो रहते थे आसपास, इफ नॉट इन द सेम हाउस ऑल्सो। तो अगर दूर के रिलेटिव्स भी है तो ये आसपास ही रहते थे घरों में, ये सारे रिलेटिव्स ही एक साथ रहते थे इन वन एरिया। तो वो मिलके बनाते थे विलेज या ग्राम, ठीक है? एज यू कैन सी, ये एक घर है एंड ऐसे ही बहुत सारे घर मिलके विलेज बने हैं। लेकिन अंडरस्टैंड यहां पे कि इन सारों, ये जो सारे लोग थे, दीज वेर किन्स। किन्स का मतलब है कि इनके ब्लड रिलेशंस थे, मतलब ये सारे रिलेटिव्स थे, सारे रिलेटिव्स एक साथ ही रहते थे एंड वो बनता था एक गांव। अब इस गांव का एक मुखिया होता था या लीडर होता था, जिसका नाम है ग्रामणी। ये शब्द जो है ग्रामणी, ये आपको जानना चाहिए बिकॉज यूपीएससी बार बार ऐसे कुछ टर्म्स एंशिएंट इंडिया से उठा के पूछ रहा है। तो दिस नेम यू शुड नो, दिस टर्म यू शुड नो, इट इज ग्रामणी। ग्रामणी का मतलब क्या है कि वो विलेज का लीडर हुआ करता था ऋग्वेदिक टाइम में। फिर जो नेक्स्ट लेवल आता है दैट इज ऑफ विशु। विशु क्या है? ये तो आपने देखा है, ये एक विलेज है, एक गांव है, ऐसे बहुत सारे गांव एक साथ आसपास होते थे, तो उन सबको मिला के बोला जाता था विशु, विच इज ग्रुप ऑफ विलेजेस। और इसका लीडर कौन होता था? विषयपति। अगेन आई डोंट हैव टू मेंशन अगेन आई गेस कि ये विषयपति जो है एक इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको पता होना चाहिए कि विषयपति कौन था। वो था लीडर ऑफ द ग्रुप ऑफ विलेजेस, मतलब विशु का वो लीडर हुआ करता था। एंड सबसे ऊपर आता था, मतलब ये सारे ग्रुप ऑफ विलेजेस मिलके बनता था पूरा ट्राइब, और इस ट्राइब को ही बोला जाता था जन, ओके? और ये जो ट्राइब है इसका एक होता था लीडर, जो होता था राजन। ये जो बाद में राजा हुआ, दिस वाज एक्चुअली इनिशियली द राजन ओनली। ये होता था पूरे ट्राइब का लीडर, जो इन अ वे ट्राइबल किंग था, ठीक है? दैट वाज राजन। तो आपको ये पूरा जो ये लेवल है ये याद रखना पड़ेगा। एंड मोर इंपॉर्टेंटली द टर्म्स, मैं चाहता हूं कि ये जो टर्म्स है विषयपति, ग्रामणी, इनको आप याद रखें। देन मूविंग ऑन टू द एडमिनिस्ट्रेशन की कैसे चलता था। अब अगर नॉर्मल वे में देखें तो मोनार्किकल इनका एडमिनिस्ट्रेशन था, मतलब ये जो राजा होगा ही विल बी द वन, एंड इसका जो बेटा होगा वो भी जाके राजा बनेगा। एकदम इनिशियल टाइम के बारे में जब हम बात करते हैं ऋग्वेद में, एकदम इनिशियल, तो उसमें ऐसा हायरार्की, सॉरी बेसिकली हेरिडिटरी नहीं हुआ करता था, ठीक है? तो राजा का बेटा राजा नहीं बनता था तब जो काबिल था वो बनता था। बट लेटर ऑन आफ्टर सम टाइम ओनली, ऋग्वेद के टाइम में ही यू विल स्टार्ट सीइंग कि हेरिडिटरी बन जाता है। बट जस्ट बिकॉज ये मोनार्किकल था, जस्ट बिकॉज ये हेरिडिटरी था, इसका मतलब ये नहीं है कि राजा जो चाहेगा वो करेगा, क्योंकि उसके पास एक सभा होती थी एंड एक समिति। सभा बेसिकली ऐसा माना जाता है कि जो बड़े बूढ़े होते थे ऑफ दैट ट्राइब वो उसमें होते थे, इट वाज एन असेंबली ऑफ दोज पीपल। और एक दैट वाज समिति, जो जनरल असेंबली होता था लोकल लोगों का वहां पे, ठीक है? ये दोनों सभा और समिति मिलके एडवाइज करते थे राजन को कि आपको ऐसे चलाना है अपना राज्य, और द जन रादर, क्योंकि ये जो जन है दैट इज द ट्राइब, ठीक है? अभी ये राज्य का कॉन्सेप्ट अभी तक आया नहीं है। आई विल गो टू द राज्य वाला कॉन्सेप्ट ऑल्सो कि कब ये किंगडम्स बन गए। अभी इट इज जस्ट अ ट्राइब, ठीक है? उसको कैसे चलाना है, दे विल हेल्प। इसके कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स भी होते थे। एक तो होता था प्रीस्ट, है ना, जो एक
बेसिकली दैट पर्सन जिसको पुरोहित भी बोला जाता है, जो पूजा एंड ऑल दैट करवाएगा। एंड दूसरा होता था सेनानी, जो एक छोटी मोटी सेना होती थी, इनके बहुत बड़े बड़े सेना नहीं होते थे, ठीक है, दे विल नॉट हैव अ ह्यूज आर्मी। तो छोटा मोटा जो एक सेना होता था उसका एक छोटा लीडर होगा जो सेनानी होगा, ये सारे मिलके इस जन को चलाते थे। लेट मी ऑल्सो टेल यू, यहाँ पे अभी टैक्स जो होता था वो ऐसा था कि किसी को अगर मन हुआ तो वो जाके टैक्स देगा एज अ फॉर्म ऑफ गिफ्ट। ओके, तो ऐसा कुछ मैंडेटरी टैक्सेशन सिस्टम नहीं था। मैंडेटरी टैक्सेशन सिस्टम नहीं था, इसलिए इनको आर्मी मेंटेन करने में प्रॉब्लम होती थी, ठीक है। तो जब कभी इनको बैटल में जाना होता था, किसी से अगर युद्ध करना है, तो सारा जो ट्राइब है, जन के जो लोग हैं, वो सारे ही मिलके आके आर्मी बनाएंगे एंड जाके वो फाइट करेंगे, ठीक है। तो उनमें से कुछ अच्छे वॉरियर्स होते थे, उन वॉरियर्स को चुन के ये लोग सबसे पहले राजन बनाते थे एंड उसका फैमिली जो था फिर उसके बाद चलाता रहता था, जो पूरा राजन का लिनियज है वो। ऑल्सो अनदर थिंग, जो ये सेनानी होता था, ये एक बहुत छोटा सा ऐसे वॉरियर जो अच्छे फाइट करने वाले हैं उनको लेके एक छोटा सा आर्मी बनाता था, बहुत ही छोटा होता था वो, एंड उसका लीडर होता था ये सेनानी, ठीक है। दिस इज एकदम इनिशियल वाली बात। उसके बाद धीरे धीरे ऑफ कोर्स ये बड़े बड़े आर्मीज रखने लगे, इनकी किंगडम्स होने लगे एंड ऑल ऑफ दैट, बट दिस इज द इनिशियल पार्ट दैट आई एम टेलिंग यू अबाउट, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि आप अभी इस वीडियो को पॉज करें एंड ये लिख ले, ठीक है। सो 1 2 3 पॉज। ओके, आई होप आपने लिख लिया होगा ये। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड द सोशल लाइफ, ठीक है। अब ये जो पार्ट है, यहां से क्वेश्चन आया है तो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा ये सोशल लाइफ। बेसिक आइडिया सोशल लाइफ का यही है कि ऋग्वेद में लोगों की सोसाइटी कैसी थी, सोसाइटी के जो लोग थे वो कैसे अपना जीवन व्यतीत करते थे, यही है सोशल लाइफ, ठीक है। सोशल लाइफ जो हुआ करता था उस समय पेट्रियार्कल इन नेचर था, मतलब पुरुष प्रधान होता था सोसाइटी, ठीक है। तो मतलब हेड ऑफ द फैमिली इज गोइंग टू बी द मेल मेंबर, ओके। लेकिन हैविंग सेड दैट आई आल्सो वांट टू टेल यू कि महिलाओं को कोई इंडिपेंडेंस नहीं था, ऐसी बात नहीं थी, ठीक है। बिकॉज इफ यू सी द वुमेन दे वर पोएट्स ऑल्सो, जैसे आपको ये क्वेश्चन भी पहले पूछा गया है, पीवाईक्यू है ये बाय द वे, ठीक है, कि वुमेन पोएट्स के बारे में, अपाला, विश्ववारा, फिर घोषा एंड लोपामुद्रा। तो इससे क्या पता चल रहा है कि वुमेन के पास एजुकेशन था। अनदर थिंग दैट आई वांट टू टेल यू इज कि ये असेंबली, सभा समिति जो है, इन सब में ये पार्टिसिपेट करते थे। जो रिचुअल्स होते थे, जो रिलीजियस रिचुअल्स होते थे, उनमें भी ये पार्टिसिपेट कर सकते थे, ठीक है। एंड रिमेंबर दीज पॉइंट्स, क्योंकि जब हम लेटर वैदिक में आएंगे हम इनको कंपेयर करने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिक आइडिया यह है कि महिलाओं का जो स्तर था वो बहुत अच्छा था, लेकिन जो हेड ऑफ द फैमिली था उसको गृहपति बोलते थे, वो लेकिन मेल मेंबर होता था, बिकॉज द सोसाइटी वॉज पेट्रियार्कल इन नेचर, ठीक है। और घर को, बेसिकली फैमिली को बोला जाता था ग्रहम या गृह बोल सकते हैं, ठीक है, संस्कृत में ग्रहम बोलते थे उसको। सो हेड ऑफ द फैमिली वाज गृहपति, जो ग्रहम का हेड हुआ करता था। देन इफ यू सी मैरिज में कुछ चीजें आप देखेंगे कि जो चाइल्ड मैरिज के बारे में आप सुनते हैं, वो चाइल्ड मैरिज इस समय, दैट इज इन द ऋग्वेदिक पीरियड 1500 बीसी से 1000 बीसी के समय, देयर वाज नो चाइल्ड मैरिज। सती प्रथा के बारे में जो आप सुनते हैं, सती प्रथा भी नहीं था। फिर मोनोगेमी वाज स्टैंडर्ड। व्हाट इज मोनोगेमी नाउ? वन पर्सन विल मैरी ओनली वन पर्सन, मतलब एक हस्बैंड एंड एक वाइफ, ठीक है। देयर इज ऑल्सो समथिंग कॉल्ड पॉलीगेमी, जिसमें इधर द वाइफ इज मैरिंग मेनी हस्बैंड्स और द हस्बैंड हैज मेनी वाइफ्स, दैट इज पॉलीगेमी। ऐसा नहीं है कि पॉलीगेमी ऋग्वेदिक टाइम में नहीं था, लेकिन सिर्फ राजन या जो हाई स्टेटस वाले लोग थे ऋग्वेदिक टाइम में, सिर्फ वही उन्हीं के साथ सिर्फ पॉलीगेमी वाज देयर। जो नॉर्मल लोग थे वो मोनोगैमी ही प्रैक्टिस कर रहे थे। इवन मोस्ट ऑफ द टाइम्स द राजन, सेनानी, ये लोग जो थे ये भी मोनोगैमी ही प्रैक्टिस कर रहे थे। पॉलीगैमी वाज देयर बट इट वाज रेयर, ठीक है। लाइफस्टाइल में अगर आप देखें, कॉटन एंड वुल के गारमेंट्स पहनते थे ये, 2 पीस गारमेंट्स पहनते थे, कॉटन और वुल के बने होते थे, और काउ मीट प्रोहिबिटेड था, ठीक है। गाय का मांस खाना प्रोहिबिटेड था। अब समझते हैं कि क्यों। इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, व्हाट आई एम टेलिंग यू, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, कि व्हाई काउ मीट वाज प्रोहिबिटेड। मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया कि ये ऋग्वेदिक लोग जो थे, इंडो आर्यंस, ये पेस्टोरलिस्ट थे, पशुपालन करते थे, ठीक है। तो इनका जो पूरा लाइफ था इट वाज अराउंड काउ। तो काउ से इनको मिल्क मिलता था, घी बनाते थे, बटर बनाते थे। फिर इनको थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर भी सीखने मिला बाद में, ओके। सो व्हाट हैपेंड कि दे सॉ कि ये जो हमारा गाय है और द काउ, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एनिमल है, तो हम इसको नहीं खा सकते हैं। दैट इज व्हाई देयर वर रेस्ट्रिक्शंस पुट कि आप गाय का मांस नहीं खाएंगे। अंडरस्टूड? तो मैं चाहता हूं कि आप इसको अभी लिख ले, एंड आई विल पॉज नाउ। पॉज एज इन यू विल पॉज द वीडियो रादर। सो 1 2 3 पॉज। आई होप लिख लिया होगा आपने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सोशल लाइफ से टू द इकोनॉमिक कंडीशन।
मैंने आपको बताया पशुपालन करते थे, पेस्टोरलिस्ट थे, है ना? तो इसका मतलब दे वर ऑलवेज लुकिंग फॉर ग्रीन पेस्चर्स, जहां पे इनके जो गाय है उनको खाना मिल सके, है ना? So, पशुपालन ऑलवेज रिक्वायर्स दैट ओनली ग्रीन पेस्चर्स, जिससे कि खाना मिले। देन यू विल सी कि प्राइमरी ऑक्यूपेशन जो था कैटल रियरिंग था। नाउ इंटरेस्टिंग बात इसमें सोचिए अभी, क्योंकि ये जो पशुपालन वाले लोग करने वाले लोग थे, तो इनका वेल्थ होता था काउ। आज अगर आप सोचिए व्हाट इज वेल्थ, वेल्थ में इफ यू सी हैविंग प्रॉपर्टी इज वेल्थ, बहुत सारा पैसा होना इज वेल्थ। बट उस समय ऋग्वेदिक टाइम में धनी वो होता था जिसके पास ज्यादा गाय थे। इनफैक्ट ये फाइट्स भी जो करते थे, जो इनके बैटल्स या वार्स या जो जंग ये लड़ते थे, इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ काउज ओनली, क्योंकि इनकी पूरी लाइफ ही अराउंड काउ थी। जो चोरी भी हो रहा था ना, इट वाज ओनली काउ। दूसरे गांव से इस गांव में कोई आएगा एंड गाय को चोरी करके ले जाएगा, फिर इस गांव के जो ट्राइबल लोग होंगे वो जाके फिर उस गांव के साथ फाइट करेंगे। सो प्राइमरी रीजन ऑफ द बैटल्स दैट दे वर फाइटिंग, इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ काउ ओनली। ठीक है। देन एग्रीकल्चर ये थोड़ा बहुत करते थे। ठीक है, एग्रीकल्चर में भी इफ यू सी थोड़ा बहुत तो है, बट इनको आयरन के बारे में पता था एंड दैट वाज द रीजन कि यू विल सी ये एग्रीकल्चर में ज्यादा अच्छा करने लगे थे धीरे धीरे। ऑफ कोर्स लेटर वैदिक पीरियड में तो बहुत ज्यादा करने लगे, बट इनिशियली ऋग्वेदिक जो लोग थे इनको आयरन के बारे में पता था। अगर आपको याद होगा, हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों को आयरन के बारे में नहीं पता था। अब इनको पता है, तो ये क्या करते हैं, जो फॉरेस्ट होते हैं उनको क्लियर करते हैं, मतलब जो जंगल है उनको काटते हैं। उनको काटने के बाद क्या मिलेगा इनको, उनको काटने के बाद इनको जमीन मिलेगी जहां पे ये एग्रीकल्चर कर सकेंगे। लेकिन इनिशियली इसको बहुत कम कर रहे थे ये, क्योंकि इनकी पूरी लाइफ वाज अराउंड द पेस्टोरलिज्म। ठीक है। अब जब जंगल काटते थे तो इनको मिलता था यहां से सम सॉर्ट ऑफ वुड, टिम्बर, उसका भी ये इस्तेमाल करते थे। ठीक है। ट्रेडिंग के लिए इफ यू सी दे वर यूजिंग रिवर ट्रांसपोर्ट एंड बार्टर सिस्टम था। इनके पास कोई वैसी करेंसी नहीं थी, ऑल्दो हम देखेंगे कि गोल्ड कॉइन्स का इस्तेमाल करते थे, बट मोस्टली दे वर यूजिंग बार्टर सिस्टम ओनली। ओके। एंड जो मैंने बताया आपको कि टिम्बर एंड वुड जिसको इनको मिलता था, इनसे ये कुछ कुछ सामान बनाते थे। क्या बनाते थे, रथ बनाते थे, चैरियट्स, ठीक है, जिनका ये इस्तेमाल करते थे इन द बैटल्स। फिर स्पिनिंग, मैंने आपको बताया था कि वुल एंड कॉटन पहनते थे, तो वो बनाने का जो काम था स्पिनिंग वो करते थे यहाँ पे। फिर पॉटरी, पॉटरी के बारे में मैंने पिछले क्लास में भी आपको बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जब हम एंशियंट हिस्ट्री को पढ़ते हैं, है ना, क्योंकि पॉटरी से ही पता चलता है कि एक सिविलाइजेशन कितनी एडवांस थी बाय लुकिंग एट द सोफिस्टिकेशन इन देयर पॉटरी। तो यहाँ पे भी ये लोग पॉट्स बना रहे थे, ऑल्दो बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड पॉट्स नहीं बना रहे हैं, बट पॉटरी था। पॉटरी का इस्तेमाल क्यों होता था, क्योंकि दे विल हैव टू स्टोर अ लॉट ऑफ थिंग्स, इसलिए पॉटरी होता था, है ना। मिट्टी से ये पॉट्स बनाते थे। एंड गोल्ड स्मिथ थे। गोल्ड स्मिथ क्या कर रहे थे, गोल्ड का इस्तेमाल करके ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी बना रहे थे। ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी के बारे में हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी पढ़ा था कि बोथ मेन एंड वीमेन वेयर वेयरिंग ज्वेलरीज, ऑर्नामेंट्स, यहां पर भी पहनते हैं। ठीक है। नाउ कमिंग टू द सेकेंड थिंग विच इज कि गोल्ड का इस्तेमाल ये करेंसी के लिए भी कर रहे थे। देयर इज अ टर्म फॉर दैट जिसको निष्का बोलते हैं। मैंने अभी बताया कि ये लोग बार्टर सिस्टम करते हैं, तो गोल्ड ये निष्का ये क्या है सर, देखिए जो नॉर्मल लाइफ है यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये बार्टर सिस्टम ही करते थे, लेकिन कभी कभी बहुत बड़े ट्रांजैक्शंस के लिए ये गोल्ड कॉइन्स का इस्तेमाल करते थे, जिसको निष्का बोला जाता है। निष्का, अगेन इस शब्द को आपको याद रखना पड़ेगा बिकॉज दे हैव ऑलरेडी आस्क्ड दिस क्वेश्चन। ठीक है, फिर से पूछ सकते हैं, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस। अब यू हैव टू राइट द नोट्स, तो 1 2 3 एंड पॉज लिख लीजिए। आई होप लिख लिया होगा आपने इसको। अब आगे बढ़ते हैं फ्रॉम द इकोनॉमिक कंडीशन जो इनकी थी टू द रिलीजन दैट दे वर फॉलोइंग। ठीक है। अब देखिए, आज जो आप रिलीजन देखते हैं ना, और जो रिलीजन ऋग्वेदिक टाइम्स में था, आपको एक बहुत बड़ा डिफरेंस दिखेगा, स्टार्क कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द रिलीजन टुडे एंड द रिलीजन देन। क्योंकि जो उस समय का रिलीजन ये फॉलो कर रहे थे, इट वाज बेसिकली बेस्ड ऑन नेचर, क्योंकि ये नेचर को ही एक्सपीरियंस कर रहे थे, नेचर को ही देख रहे थे, तो जो वर्शिप भी था वो इट वाज बेस्ड ऑन नेचर ओनली। तो इसलिए आप देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट गॉड जिनके बारे में ऋग्वेद में लिखा गया है, इट इज इंद्र। ठीक है, इंद्र को सबसे बड़ा एंड इंपॉर्टेंट गॉड माना जाता था उस समय। आज इफ यू सी इट्स नॉट इंद्र ऑफ कोर्स, राइट, बट उस समय ही वाज द देवों के देव, दैट सॉर्ट ऑफ जो स्तर था उनका। ठीक है, that sort of star. But it was not only Indra who was important, there were other gods also, जैसे कि अग्नि। अब why अग्नि, इस बात को समझिए। जब आप कोई भी रिचुअल करते हैं उसमें हवन करते हैं, राइट, एंड जब आप स्वाहा करते हैं उस अग्नि में, वहां से धुआं ऊपर की तरफ जाता है। तो ऋग्वेदिक समय के, ऋग्वेदिक काल के लोगों का यह मानना था कि अग्नि इज द इंटरमीडिएरी बिटवीन गॉड एंड द ह्यूमंस। ठीक है, तो हम जो स्वाहा कर रहे हैं, हम जो चाह रहे हैं, हम जो मटेरियलिस्टिक जो हमारे एस्पिरेशंस है, ये हम जब भगवान को मांगते हैं तो इट इज द फायर विच इज टेकिंग इट। ठीक है,
दैट इज वाई अग्नि को जो है सेकंड स्तर पे रखा गया था ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक टाइम्स। और भी बहुत इंपॉर्टेंट गॉड्स है, जैसे वरुणा है, फिर सोम, ये भी है। सो दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट गॉड्स इन द ऋग्वेदिक टाइम्स। इंपॉर्टेंट चीज यहां पे है कि मंदिर नहीं थे एंड आइडल वर्शिप नहीं था, ठीक है। आइडल वर्शिप ऑफ कोर्स क्योंकि नेचर की पूजा कर रहे हैं, है ना, जो भी हमें दिख रहा है, जैसे कि वी कैन सी कि बारिश हो रही है, अग्नि को हम देख सकते हैं क्योंकि आग के बारे में हमको पता है ना, हवा चल रही है हमें पता है। सोम वॉज समथिंग जो एक प्लांट से बनता था, तो वो हमें दिख रहा है, तो नेचर को हम देख पा रहे हैं ना, तो उसकी पूजा हो रही थी। तो इसलिए मूर्ति पूजा नहीं था उस समय, एंड बिकॉज मूर्ति पूजा भी नहीं था तो इतना टेम्पल का प्रचलन भी नहीं था, देयर वर नो टेम्पल्स एट दैट टाइम, ठीक है। देन इफ यू सी आई हैव टोल्ड यू अबाउट डेटीज, जो नेचुरल फोर्सेस थे उन्हीं को पर्सोनिफाई करके ये पूजा कर रहे थे। फिर मैंने आपको अग्नि के बारे में बताया। फिर रिचुअल्स के बारे में जब हम देख रहे हैं तो वी सी कि इसमें बिकॉज ये पशुपालन में ज्यादा विश्वास करते थे, बिकॉज दे हैव देयर एंटायर लाइफ अराउंड काउस, तो रिचुअल्स में आप देखेंगे घी का इस्तेमाल होता है, दूध का इस्तेमाल होता है, ठीक है। एंड ग्रेन्स ऑल्सो फॉर मटेरियल रिवॉर्ड्स। ग्रेन क्यों? क्योंकि थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर भी ये सीख चुके थे, है ना, एग्रीकल्चर भी कर रहे हैं। सो दे विल यूज ऑल ऑफ दिस, जो ये लोग खुद यूज कर रहे हैं, इसी का इस्तेमाल करके ये पूजा में उसको दे रहे थे, जिससे कि इनको मटेरियल गेन्स हो सके और ज्यादा से ज्यादा गाय इनके पास हो, दैट सॉर्ट ऑफ मटेरियल गेन, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि इसको लिख लीजिए आप, अभी पॉज करेंगे आप, 1 2 3 एंड पॉज। ओके, हो गया है। तो रिलीजन भी हमने देख लिया, अब चलते हैं लेटर वैदिक पीरियड में। अब जो भी हमने ऋग्वेदिक पीरियड में देखा है इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जब हम लेटर वैदिक पीरियड को पढ़ते हैं वी विल हैव टू कंट्रास्ट एंड कंपेयर बोथ द टाइम्स। टाइम पीरियड कौन सा है? टाइम पीरियड है 1000 से 600 बीसीई का समय, ठीक है। दूसरा कलर ले लेता हूं सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर यू टू सी। 1000 से 600 बीसीई का समय है, एंड दिस इज द टाइम जब हम देखते हैं देयर इज अ शिफ्ट इन द वैदिक पीरियड। ऋग्वेद के बारे में आपने पढ़ा एंड यू हैव रेड कि इस टाइम में क्या हो रहा था। लेटर वैदिक टाइम में जैसा मैंने इनिशियली आपको बताया था कि बाकी के वेद लिखे गए एंड अ लॉट ऑफ लिटरेचर वाज रिटन ड्यूरिंग दिस टाइम, लेटर वैदिक टाइम में, ठीक है। तो नाउ व्हेन यू सी, आप देखेंगे कि लोगों ने मूव करना शुरू किया। सबसे पहले जो ऋग्वेदिक पीपल थे वो कहां पे थे? नॉर्थ वेस्ट में थे, पंजाब, पाकिस्तान, उस रीजन में। वहां से आप देखेंगे कि ये इस साइड मूव करने लगे हैं, मतलब जो हमारा इंडो गैंजेटिक प्लेन बोलते हैं हम, वहां पे, ठीक है। अगेन फर्टाइल लैंड, तो उस फर्टाइल लैंड से वो इस फर्टाइल लैंड में अभी आ चुके हैं। ये जगह ज्यादा फर्टाइल है वहां से, तो अभी आ चुके हैं ये गंगा के किनारे, ठीक है। देन यू विल सी कि यहाँ पे अलग अलग जो कुछ जन्स है, जन मतलब आपको पता है ट्राइब्स, तो ये जन जो है ये कुछ बड़े बड़े रूलर्स के साथ है, जैसे परीक्षित, जन्मजया, ये एक ट्राइब था कुरु, ठीक है। तो इनके ये रूलर्स हुआ करते थे। फिर आप देखेंगे कि ये जन जो है धीरे धीरे बड़े होते गए, बड़े होते होते बन गया ये जनपद। नाउ दीज हैव बिकम प्रॉपर किंगडम्स। पहले ये छोटे छोटे ट्राइब्स थे जिनका एक लीडर होता था, है ना। अब ये एक किंगडम बन गया, अब जनपद बन गया। उसका एक एग्जाम्पल है विदेहा, जिनके रूलर थे जनक, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड, धीरे धीरे ये बड़ा हो रहा है, पहले ये जन था छोटा, अब ये जनपद बन गया है। ऑफ कोर्स इन द लेटर लेक्चर्स आपको पता चलेगा कि जनपद जाके महाजनपद बनता है, जहां पे हम मगध के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बट फॉर नाउ अंडरस्टैंड कि अब एक ट्राइब नहीं रहा है, इट हैज बिकम अ किंगडम नाउ लेटर वैदिक पीरियड में, ठीक है। देन यू विल सी कि डिविजन्स के बारे में भी आपको पता चलता है। तो इंडिया का जो सब कॉन्टिनेंट है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। जो नॉर्थ इंडिया का एरिया है जहां पे रहते थे ये इंडो आर्यंस या आर्यंस रादर, इसको पूरे एरिया को आर्यवर्त कहा गया है। जो जो मीडियम सॉरी जो मिडिल का जो जगह था, ठीक है, डेक्कन प्लेटू वाला जगह जो था, इसको बोला जाता है मध्य देशा, ठीक है। एंड जो एकदम साउथ वाला जगह है उसको दक्षिण पथ बोला जाता है। 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब ये जो आपको दिख रहा है कुरु, पांचाल, कौशाल, काशी, मगध, ये उस समय जनपद बन रहे थे धीरे धीरे, ठीक है। फिर लेटर ऑन जाके ऑफ कोर्स आपको पता है मगध एंड ऑल दे बिकम ह्यूज महाजनपद, ठीक है। तो ये है लेटर वैदिक पीरियड में जो धीरे धीरे चेंज होके जो एक्सपेंशन हो रहा था इसके बारे में। नाउ अगेन आप पॉज कीजिए, टाइम पीरियड बिल्कुल लिखिएगा, आप इसमें मिस्टेक मत कीजिए, टाइम पीरियड इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, ठीक है। एंड बाकी ये जो है इसको भी लिख लीजिए, ओके। 1 2 3 पॉज। सो आई होप लिख लिया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। हमने पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा पहले भी देखा था कि राजन हुआ करता था, सभा समिति थी। अब थोड़ा चेंज हो रहा है, अब जो है राजा बहुत पावरफुल बन चुका है। अब यू विल सी कि जो सभा समितिज हुआ करते थे उस समय, इनका कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं रहा है। अब राजा सभा समिति इनको मानता नहीं है, ठीक है। अब उसने खुद को सम्राट बोल दिया है, एकरत, ऐसे ऐसे नाम वो खुद को देने लगा है कि मैं सम्राट हूं, ठीक है। आप देखेंगे जो मैंने बोला कि ये जो जन है, ये जन अभी बड़े होके जनपद बन चुके हैं, ओके। आई डोंट नो व्हाई दिस इज नॉट वर्किंग, एनीवेज।
तो उसके बाद आप देखते हैं कि ये जो इनका एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर होता था ना, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि सभा समिति, इनको अभी नहीं मानने लगा है। इन अ वे द डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर हैज ब्रोकन डाउन। क्योंकि पहले क्या होता था कि राजा खुद अपना डिसीजन नहीं ले रहा है, एल्डर्स से सलाह लेता था, जो जनरल असेंबली थी जहां पे सब लोग होते थे उनसे सलाह ले रहा है। लेकिन अब राजा वही करेगा जो उसको मन कर रहा है, मनमानी करने लगा। एंड राजा अपने आप को बड़ा भव्य दिखाने के लिए वो अलग अलग रिचुअल्स भी करने लगा, जैसे कि राजसूय यज्ञ करने लगा, मतलब अभी मैं राजा बन गया हूं, उसका यज्ञ। आप देखेंगे कि अश्वमेध यज्ञ भी करता है, जिसमें एक घोड़ा होता है, तो एक रिचुअल होता है, उसके बाद घोड़े को छोड़ दिया जाता है कि जाओ भागो, तुम जितनी दूर तक भाग सको। जहां तक जाएगा वो घोड़ा, वो पूरा एरिया उस राजा का हो जाएगा। अगर किसी ने उसको चैलेंज किया तो उसके साथ बैटल होगा। दैट वॉज हाउ इट वॉज गोइंग ऑन इन द लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है, देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, इकोनॉमिक कंडीशन। आई होप ये समझ गए आप, ये जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है ये समझ गए होंगे आप। ठीक है, नाउ अगेन अनदर थिंग व्हिच आई वांट टू टेल यू, कि जब आपने ये पढ़ लिया है अभी, अब आप सोचिए कि जो ऋग्वेदिक टाइम था उस टाइम लोग कैसे थे, हाउ वाज द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये थोड़ा सा आप अभी जब नोट्स लिखेंगे पॉज करके, तब थोड़ा एक बार सोच लीजिएगा। ऑफ कोर्स आपके नोट्स में तो लिखा है, बट ट्राई एंड थिंक अबाउट इट। ठीक है, तो चलिए एक बार इसको पॉज कर लीजिए वीडियो को, 1 2 3 पॉज एंड यू राइट 1 2 3। ओके, तो आई होप आपने लिख लिया है। अब चलते हैं टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज द इकोनॉमिक कंडीशन। पहले हमने इकोनॉमिक कंडीशन में जब देखा था, वी सॉ कि ये ज्यादा से ज्यादा पेस्टोरलिस्ट थे, है ना, एग्रीकल्चर थोड़ा बहुत ही कर रहे थे। बट नाउ इफ यू सी, अब बन गया है एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन चुका है इनके लिए। ठीक है, क्या क्या उगा रहे हैं ये, राइस, बार्ली, व्हीट, मैन्योर। ठीक है, मैन्योर इज बेसिकली जो गोबर होता है गाय का, उसका बहुत यूज कर रहे हैं ये यहाँ पे। ठीक है, एंड उसकी मदद से दे आर बेसिकली ग्रोइंग राइस, बार्ली एंड व्हीट, ये सब। नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग कि यहाँ पे जो आयरन एज है वो और ज्यादा एडवांस्ड हो गया। इनको ऑलरेडी आयरन के बारे में पता था, ये मैंने आपको बताया है ना। बट अभी ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्ट क्लियर करने लगे। मैंने आपको बताया था ऋग्वेदिक टाइम में भी फॉरेस्ट क्लियर कर रहे थे थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर करने के लिए। अब ये ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्ट क्लियर कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा इनको खुला जमीन चाहिए जहां पे ये एग्रीकल्चर करेंगे। अब क्योंकि एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो जो इनका पशुपालन का जो काम था वो थोड़ा बैक सीट पे चला आता है। नाउ दे आर नॉट पेस्टोरलिस्ट एनी मोर। ठीक है, अब एकदम अच्छे से एक जगह पे रह लेंगे एंड दे विल फाइंड अ फर्टाइल प्लेस जहां पे ये लोग रहेंगे एंड फुल ऑन एग्रीकल्चर करने लगेंगे। ठीक है, तो खाने की कमी अभी इनको नहीं होने वाली है बिल्कुल भी। ठीक है, इसी समय आप देखेंगे कि एक जो क्लास है जिसको आज हम बनिया बोलते हैं, वो भी उभर कर आते हैं। ये बेसिकली ट्रेड एंड कॉमर्स का काम करते हैं। एंड इसी समय यू विल सी कि जो कास्ट सिस्टम होता था, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा थोड़ी ही देर में, उसमें एक क्लास रहता है विच इज नोन एज द वैश्य। ठीक है, अब वो मर्चेंट्स होते हैं, बेसिकली ट्रेड कॉमर्स करने वाले लोग, ये भी इस समय आ जाते हैं। ऑल्सो अनदर थिंग कि जो ट्रेडिंग एंड कॉमर्स या मर्चेंट क्लास थे, ये अपने अपने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं, गिल्ड्स बनाते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस, जिससे कि जो ट्रेड है वो स्मूथली चलता रहे। इसको गनर बोलते हैं, गनर्स। ठीक है, एंड ये अपने इंटरनल ट्रेड्स तो करते थे, मतलब जो ये आर्यवर्त है, दक्षिण पथ है, इनके साथ तो ट्रेड कर ही रहे थे, लेकिन एक्सटर्नल ट्रेड भी करते थे। मेसोपोटामिया में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी था विच वॉज बेबीलोन। बेबीलोन के साथ भी ये करने लगते हैं ट्रेडिंग। ठीक है, तो नाउ दे नो, क्योंकि दे आर ग्रोइंग बहुत ज्यादा सरप्लस में, तो अब इनके पास ट्रेडिंग के लिए भी बहुत कुछ है। ठीक है, एंड करेंसी में अगर आप देखिए, निष्का के बारे में आपको याद होगा, हमने पढ़ा था इन द ऋग्वेदिक टाइम। साथ ही साथ यू विल सी गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स अब और ज्यादा यूज करने लगे हैं, जिनको सतमाना या कृष्णाला बोला जाता था। निष्का तो था ही। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द इकोनॉमिक कंडीशन। अगेन आई विल वांट यू टू राइट दिस डाउन, 1 2 3 पॉज। ओके, हो गया है ये। चलिए फॉर द नेक्स्ट पार्ट विच इज सोशल लाइफ। अब यहां पे जरा कास्ट सिस्टम को समझते हैं। ठीक है, देखिए ये जो वर्ण सिस्टम या कास्ट सिस्टम है, ये एक्चुअली ऋग्वेदिक टाइम पे ही शुरू हुआ था, पर लेटर वैदिक टाइम में थोड़े से चेंजेस हम देखने लगते हैं। कैसे चेंजेस हुए, पहले ऋग्वेदिक टाइम के कास्ट सिस्टम को समझ लेते हैं। ठीक है, कास्ट सिस्टम जो है, इसमें 4 अलग अलग पार्ट्स में लोगों को डिवाइड किया गया था। ठीक है, सो सबसे नीचे शूद्र होंगे, फिर वैश्य होंगे, फिर क्षत्रिय होंगे एंड ब्राह्मण्स होंगे। ठीक है, ये 4 अलग अलग स्टेजेस होंगे या कैटेगराइजेशन होंगे। ऋग्वेदिक टाइम में ये बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन था, मतलब जो जो काम करेगा बेस्ड ऑन दैट ऑक्यूपेशन, उसको वो वर्ण या कास्ट दिया जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई है जिसको पढ़ाई करके बड़ा मजा आता है, तो वो ब्राह्मण बन जाएगा। उसकी बेटी हुई, और बेटी ऐसा हो सकता है कि उसको ट्रेडिंग में बड़ा मजा, ट्रेडिंग एज इन उसको ट्रेड इन कॉमर्स में मर्चेंट बनने का बहुत मन है, तो उसकी बेटी मर्चेंट बन गई है। ठीक है, वो बिजनेस कर रही है बेसिकली, तो वो बन जाएगी वैश्य में, वो वैश्य में आ जाएगी। ठीक है, शी विल बी हियर। देन
कुछ होंगे जो दूसरों के लिए सर्व करेंगे, दूसरों को सर्व करेंगे, ठीक है, वो आ जाएंगे शूद्रों में। ओके, एंड दिस वाज समथिंग जहां पे आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर वाज दिस ब्राह्मण जिसको पढ़ना पढ़ाना अच्छा लगता था। फिर शायद कुछ हुआ उसके लाइफ में, 40s 50s में मिड लाइफ क्राइसिस हो गया, कुछ तो हुआ, उसको मन किया कि अब मैं ये सब नहीं करूंगा, नहीं पढ़ाऊंगा, नहीं पढ़ूंगा, मैं सिर्फ दूसरों की सेवा करूंगा। तो वो ब्राह्मण से डायरेक्ट शूद्र बन गया। ठीक है, दैट इज हाउ इट यूज्ड टू चेंज। तो मतलब ये है कि कोई ब्राह्मण भी आके शूद्र बन सकता था, ब्राह्मण का बेटा भी शूद्र बन सकता था। ऋग्वेदिक पीरियड के बारे में बोल रहा हूं मैं। ठीक है, तो मतलब इट वॉज फ्लूइड। ठीक है, एक से दूसरे में आप चेंज हो सकते हैं, इट वॉज नॉट रिजिड। बट जब तक आप लेटर वैदिक पीरियड में आते हैं, आप देखते हैं कि लेटर वैदिक पीरियड में क्या हो गया है, दिस हैज बिकम रिजिड। अब क्या हुआ कि आप किस फैमिली में पैदा हुए हैं, दैट विल डिसाइड कि आप कौन से वर्ण से हैं, एंड इसको आप अभी चेंज नहीं कर सकते हैं। मतलब अगर एक बार किसी शूद्र के फैमिली में आप पैदा हो गए हैं, तो आप इसको चेंज करके ब्राह्मण तक नहीं जा सकते। ऑल्दो ऐसा हो सकता है कि आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, ठीक है, आपके पास बहुत ज्यादा ज्ञान है, लेकिन आप इसको चेंज करके आप ब्राह्मण नहीं बन सकते हैं। हो सकता है कि आप ब्राह्मण के फैमिली में पैदा हुए हैं, लेकिन आपको पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं आती है, फिर भी आप अपने कास्ट को चेंज नहीं कर पाएंगे, आप ब्राह्मण ही रहेंगे, ऑल्दो आपको वेदों का ज्ञान नहीं होगा। बाय द वे, ब्राह्मण वो थे जिनको वेदों का ज्ञान होता था वो। ठीक है, सो द कास्ट सिस्टम बेसिकली बिकेम वेरी रिजिड इस टाइम पे। एंड यहां पे आप देखेंगे कि कुछ सब कास्ट भी बनने लगे हैं। ये जो कास्ट है ना, इसके बीच में ही सब कास्ट आने लगे बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन ऑल्सो यहाँ पे। ठीक है, मतलब क्षत्रिय है, ओके, मतलब दे आर वॉरियर क्लास, लेकिन वॉरियर क्लास में भी अलग अलग डिविजन्स होते थे, तो इसलिए यू विल स्टार्ट सीइंग सब कास्ट हियर। बट रिमेंबर, कास्ट अब यहां पे लेटर वैदिक एज में चेंज नहीं किया जा सकता है, रिमेंबर दिस। ओके, फिर अगर आप देखें तो स्टेटस ऑफ वुमेन जो है वो और खराब होता जा रहा था। अभी ऋग्वेदिक पीरियड में हमने देखा पोएट्स वेयर देयर, इंटेलेक्चुअल्स वेयर देयर, वुमेन, है ना, वुमेन को अलाउड था कि वो असेंबलीज में जाए, सभा समिति एंड ऑल ऑफ दैट। बट यहां पे अगर आप देखिए लेटर वैदिक पीरियड में महिलाओं का जो स्तर है बहुत ही खराब हो चुका है। ठीक है, सो महिलाएं जो है इनके पॉलिटिकल राइट्स नहीं थे, मतलब अभी सभा समिति में ये पार्ट नहीं ले सकते हैं। चाइल्ड मैरिजेस जो है ये कॉमन होने लगा, हमने पढ़ा था कि चाइल्ड मैरिज, सती प्रथा कुछ नहीं था, बट यहां पे आ गया अभी चाइल्ड मैरिज। एंड एक और चीज जो आपको ऐत्रेय ब्राह्मणा में मिलता है कि अगर बेटी हुई है तो शी इज अ सोर्स ऑफ मिजरी। मतलब ऐत्रेय ब्राह्मणा में ये लिखा है कि अगर आपकी बेटी हुई है तो ये दुख की बात है, नथिंग टू सेलिब्रेट, ऐसा ऐत्रेय ब्राह्मणा में लिखा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि जो महिलाएं हैं उनकी कैसी हालत हो चुकी थी व्हेन इट केम टू द लेटर वैदिक एज। कैन यू सी द कॉन्ट्रास्ट कि ऋग्वेदिक पीरियड में महिलाओं का स्तर कैसा था एंड लेटर वैदिक पीरियड में कैसा हो चुका है। ओके, सो आई होप यू कीप दैट इन माइंड, क्योंकि ये सब हमें लिखना पड़ेगा अपने आंसर्स में। नाउ कमिंग टू रिलीजन। रिलीजन के बारे में जब हम पढ़ते हैं, अब देखते हैं आप कि जो ऋग्वेदिक गॉड्स थे, जैसे इंद्र हो गए, अग्नि, वरुण, अब इनका स्तर थोड़ा घट गया है। अब कुछ नए गॉड्स हैं, नए भगवान हैं जो अभी प्राइमरी गॉड्स बन गए थे या डेटीज बन चुके थे, जैसे कि प्रजापति। प्रजापति इज द क्रिएटर, विष्णु जो है प्रोटेक्टर, रुद्र या शिवा जो है डिस्ट्रॉयर। ये नए थे। ठीक है, वैसे इनका वर्णन आपको ऋग्वेदिक टाइम में भी मिलेगा, लेकिन बहुत कम मिलेगा, क्योंकि दे वर नॉट इंपॉर्टेंट गॉड्स एट दैट टाइम। लेटर वैदिक पीरियड में आते आते ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गॉड्स बन जाते हैं। ठीक है, एंड देन कमिंग टू द रिएक्शन। रिएक्शन में आप देखेंगे कि उपनिषद आपको याद होंगे, मैंने उपनिषद के बारे में बताया था आपको। तो उपनिषद में क्या था कि यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग, फिलोसॉफिकल, आप इंट्रोस्पेक्शन करते हैं। तो उससे क्या होता है कि उपनिषद की वजह से लोग जो रिचुअल्स है उनको क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं। दैट इज एक्चुअली अ रिएक्शन, एंड उसी से बुद्धिज्म, जैनिज्म, ऐसे अलग अलग रिलीजन्स आने लगते हैं। ठीक है, एंड व्हाई इज इट कमिंग, लाइक आई सेड, बिकॉज ऑफ द फिलोसफी ऑफ उपनिषद्स। उपनिषद्स ने बेसिकली जो रिचुअल्स है उनको रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि वहां पे बताया गया कि अगर आपको भगवान से ही बात करनी है, भगवान से कुछ मांगना है, तो व्हाई डू यू हैव टू गो थ्रू रिचुअल्स, क्यों सैक्रिफाइस करना है, ये सारे यूजलेस है। दैट वाज द क्वेश्चनिंग, दैट वाज द फिलोसफी गिवन बाय उपनिषद्स, एंड दैट इज व्हाई यू विल सी कि उनको एज अ रिएक्शन उनसे यू स्टार्ट सीइंग कि ये नए नए रिलीजन्स आने लगे हैं। ठीक है, अब बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, मैं चाहता हूं कि जो पिछला स्लाइड है इसको आप लिख ले। ठीक है, सो 1 2 3 पॉज। ओके, हो चुका है, लिख लिया है आपने। अब इस स्लाइड में जो कुछ भी लिखा है इसको लिख लीजिए। ठीक है, सो 1 2 3 एंड पॉज। ओके, हो गया। चलिए, अब अनदर थिंग जो उपनिषद बोल रही थी कि ये जो रिचुअल्स कर रहे हैं,
ये क्यों कर रहे हैं? फॉर मटेरियल नीड्स, है ना, कि आपको ये चाहिए, ज्यादा गाय चाहिए, या यू वांट मोर एंड मोर प्रोस्पेरस एग्रीकल्चर एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। इनमें से कुछ लोग थे जिन्होंने बोला कि हमें मोक्ष भी चाहिए, ठीक है। तो उपनिषद हमें बोलने लगे कि अगर आपको मोक्ष ही चाहिए तो व्हाई डू यू नीड ऑल दीज रिचुअल्स? आप नॉलेज जो है उसको अर्जित कीजिए, नॉलेज अर्जित करके आप वेदों का ज्ञान लीजिए, लेकिन वेदों का ज्ञान लेके आप थोड़ा सा क्वेश्चन भी कीजिए ना उसको, कि क्यों ऐसा बताया गया है। वंस यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग, आपको एक्चुअल नॉलेज आने लगेगा। जब आपको एक्चुअल नॉलेज आएगा तब आपको मोक्ष प्राप्ति होगी, जो बुद्धिज्म भी बोलता है। ऑफ कोर्स हम बुद्धिज्म जैनिज्म के बारे में पढ़ने वाले हैं इन द सब्सिक्वेंट क्लासेस, बट दिस इज हाउ उपनिषद्स मेड पीपल क्वेश्चन। और उन क्वेश्चन से ही लोगों ने समझा कि शायद ये जो हो रहा है करेक्ट नहीं है, दैट इज वाई वी शुड मूव टू अ न्यू रिलीजन, और मे बी वी नीड एन ऑल्टरनेटिव रिलीजन, जिससे कि ये अलग अलग, एंड इट इज नॉट जस्ट जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, लेट मी टेल यू, बहुत से ऐसे छोटे छोटे रिलीजन्स आए थे उभर कर, विच वर रिएक्शंस टू द रिचुअल्स जो हिंदुइज्म में हो रहा था, ठीक है। ओके, ये तो लिख लिया है आपने। तो एक बार हम एक कंपैरिजन देख लेते हैं। ये जो टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस टेबल को आप बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ अर्ली वैदिक पीरियड या ऋग वैदिक पीरियड में, क्या हो रहा था ज्योग्राफी में अगर आप देखें तो लोग कहां पे थे, सप्त सिंधु रीजन में रहा करते थे, सिंधु नदी के पास। देन लेटर वैदिक पीरियड में कहां आ गए थे, गैंजेटिक प्लेन्स या आर्यवर्त जिसको हम बोल रहे हैं, है ना। फिर पॉलिटी कैसी थी उस समय की, ट्राइबल असेंबलीज हुआ करते थे, एक राजन था जो सभा समिति से सलाह लेके काम करता था। बट लेटर वैदिक पीरियड में क्या हो गया, ये एकदम एक सम्राट बन गया जो अपने हिसाब से काम करता है, ठीक है, इसको किसी की सलाह नहीं चाहिए। फिर अर्ली वैदिक पीरियड में सोसाइटी कैसी थी, इगैलिटेरियन, मतलब इक्वलिटी पे ज्यादा विश्वास था, इसलिए महिलाओं का स्तर आप देखेंगे ऊपर था, ठीक है, पुरुष महिला सब सेम। लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ कि यू विल स्टार्ट सीइंग कि जो वर्ण सिस्टम है वो रिजिड हो गया, चाइल्ड मैरिज आने लगा एंड महिलाओं का स्तर नीचे हो गया। यहां पे इफ यू सी, जो हमारा वर्ण सिस्टम था, कास्ट सिस्टम, वो फ्लूइड था बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन। यहां पे हो गया बेस्ड ऑन बर्थ एंड इट इज रिजिड। एक बार आपको ये कास्ट आ गया है तो कास्ट आ गया है बेस्ड ऑन योर बर्थ, इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। देन कमिंग टू रिलीजन, कैसा था, नेचर की वर्शिप करते थे, जैसा आपको याद है अभी, इंद्र, अग्नि, वरुण, ऐसे गॉड्स को बेसिकली प्रे किया जाता था एंड सिंपल प्रेयर होता था, बहुत ज्यादा रिचुअल या सैक्रिफाइस नहीं होता था। यहां पे क्या होता है रिलीजन में, इसमें नए गॉड्स आए हैं, ऑफ कोर्स विष्णु, रुद्र, प्रजापति, एंड यू विल सी कि जो शिफ्ट है वो हो गया ज्यादा टुवर्ड्स सैक्रिफाइस, ज्यादा टुवर्ड्स रिचुअल, सिंपल प्रेयर से अब नहीं हो रहा है कुछ। एंड ऑल्सो यू विल सी कि बिकॉज ऑफ उपनिषद्स फिलोसॉफिकल रिएक्शंस आने लगे। तो लेटर वैदिक पीरियड के एंड के समय यू विल स्टार्ट सीइंग कि ये जो उपनिषद्स पढ़ के लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू किया, उससे नए नए रिलीजियंस आने लगे, ठीक है। तो आई वांट कि आप इसको लिख ले, सो यूल पॉज नाउ, 1 2 3 पॉज। ओके, हो गया होगा ये। अब आगे बढ़ते हैं एंड आई वांट यू टू टेल यू अगेन कि ये जो टॉपिक हमने पढ़ा है इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। कहां पे, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म में, इधर यू कैन यूज द वेबसाइट या ऐप, कुछ भी आप यूज कीजिए। तो यहाँ पे यू हैव टू सर्च अरुणव दास एंड आपको ये मेरा प्रोफाइल मिल जाएगा। यहाँ पे फ्री क्लासेस में आपको जाना पड़ेगा, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर हियर, फ्री क्लासेस में जाना पड़ेगा। फ्री क्लासेस में जब आप जाएंगे तो आपको ये दिखेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे ये जो क्लास है ये कल 5 बजे होने वाली है, जहां पे हम पीवाईक्यूज करेंगे वैदिक एज के, ठीक है। एंड विल नॉट जस्ट प्रैक्टिस द पीवाईक्यूज, जैसा मैंने पहले भी बोला है आपको, हम इसको समझेंगे, वी विल रीड अबाउट इट एंड वी विल ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यूपीएससी क्या बताना चाह रहा है हमें थ्रू द पीवाईक्यूज, उसके माइंडसेट को हम समझेंगे। विल ऑल्सो ट्राई टू सी सम हैक्स विच वी कैन यूटिलाइज टू बेसिकली सॉल्व दोस क्वेश्चंस। अब आते हैं हम मेंस के क्वेश्चन में, ठीक है। 2023 का क्वेश्चन, 2024 का क्वेश्चन, ठीक है। अब ये चैप्टर हमने पढ़ लिया है, तो व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ वैदिक सोसाइटी एंड रिलीजन, ये आपने समझ लिया होगा अब तक जो मेन फीचर्स हैं। बट इसमें एक और बात है, डू यू थिंक सम ऑफ द फीचर्स आर स्टिल प्रिवेलिंग इन सोसाइटी? तो मैं चाहता हूं कि इस वीडियो के एंड होने के बाद आप कमेंट्स में जाएं और इस पार्ट को आंसर करें, डू यू थिंक सम ऑफ द फीचर्स आर स्टिल प्रिवेलिंग इन इंडियन सोसाइटी, क्योंकि आपको मेन फीचर्स अभी पता है वैदिक सोसाइटी के, है ना। तो नाउ आई वांट कि आप वैदिक सोसाइटी एंड रिलीजन के ऐसे फीचर्स के बारे में मुझे कमेंट्स में बताएं, एकदम छोटा छोटा बताएं, बहुत लंबा नहीं लिखना है, आई विल अंडरस्टैंड। अगर आप शॉर्ट में भी लिख देंगे आई विल अंडरस्टैंड, ठीक है। नाउ जो लोग लिखेंगे करेक्ट आंसर्स इसमें, तो उनके लिए एक रिवॉर्ड है। द रिवॉर्ड इज कि जो करेक्ट आंसर्स देंगे उनके कमेंट्स को मैं डिस्प्ले करूंगा इन द नेक्स्ट फ्यू लेक्चर्स, नॉट द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ कोर्स, बट उसके बाद जो लेक्चर्स आएंगे उनमें, ठीक है। एंड आई ऑल्सो वांट टू लुक एट दिस क्वेश्चन, underline the changes in the field of society and economy from the ऋग्वेदिक to the later Vedic period, ठीक है। इसका भी आंसर आपको मिल चुका है कि कौन से चेंजेस हैं। ओके, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आई अर्ज यू टू लाइक द वीडियो
एंड कमेंट्स में ऑफ कोर्स आपको ये बताना है। साथ ही अगर आप कुछ और भी एक्स्ट्रा बताना चाहते हैं मुझे, यू वांट टू से कि कौन से ऐसी चीजें हैं जो आपको प्रॉब्लम दे रही है इन योर प्रिपरेशन, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें आपको प्रॉब्लम आ रहा है, क्या आपको इकोनॉमिक सर्वे समझने में मुश्किल आता है, क्या करंट अफेयर्स में प्रॉब्लम है, क्या न्यूज़पेपर पढ़ने में प्रॉब्लम है, टेल मी ऑल योर प्रॉब्लम्स इन द कमेंट्स बिकॉज आई रीड एवरी कमेंट एंड आई ट्राई गिविंग यू सॉल्यूशंस इन द फॉर्म ऑफ वीडियोस। ठीक है, एंड अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए बिकॉज द नेक्स्ट लेक्चर इज कमिंग वेरी सून। थैंक्स अ लॉट।